करते हैं। और इंडिया में करीब करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग होंगे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। बल्कि बच्चे से लेकर 70-75 साल की उम्र तक हो सकती है। और इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है, हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी मिथ्स और आशंकाएं भी लोगों के बीच में है। जहाँ तक मिर्गी का सवाल है, करीब करीब 12 से 14 करोड़ होने वाली बीमारी है, दवाई से कंट्रोल होने वाली बीमारी है। और बहुत सारे मरीज 70 से 75% मरीज इस बीमारी के दवाई से हो जाते हैं। तो इस चक्कर में कई साल मरीज ऐसे पीड़ित रहते हैं और जब आते हैं तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर इस बीमारी की जागरूकता मिर्गी है, मिर्गी सबसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और इसके लिए बहुत सारी 15 साल से 40 साल की उम्र तक जो बच्चा पैदा करने की उम्र होती है उसमें ये दौरे होते हैं। बच्चा अगर प्रेगनेंसी किसी मरीज को प्रेगनेंसी में दौरे की दवाई सोच समझ के देनी चाहिए, कौन सी दवाई देनी है, कौन सी दवाई नहीं देनी है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो नुकसान कर सकती हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस विषय में? कल 17 नवंबर को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। इसके लिए पूरे दुनिया में, पूरे शहरों में, पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी कैसे होती है, एपिलेप्सी का इलाज क्या है, उसके कैसे रक्षा करें, कैसे इलाज करें, कैसे उसको प्रिवेंट करें। तो ये जागरूकता एक तरह का अभियान है जो दुनिया में फैलाना चाहिए। जितनी देशों में अशिक्षितता है, ज़्यादातर हमारे जैसे देश में है, ज़्यादातर जो आबादी है वो इससे रीच पे नहीं है, उसको समझ में नहीं आता दौरा क्या है, किस तरह का, उनको तक ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। किस तरीके से? एपिलेप्सी सिंपली अगर कहें तो एपिलेप्सी इज इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन। जैसे ब्रेन में एकदम हाई वोल्टेज हुआ, मरीज को दौरा पड़ गया। दवाई इस बीमारी की लंबी चलती है, 3 से 4 साल लगातार दवाई खानी चाहिए। दवा में भूल चूक एक दिन की नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, टेंशन मुक्त होना चाहिए मरीज़, और दवा से बराबर चलते चलते डॉक्टर को कांटेक्ट में रहना चाहिए कि दवा चल रही है, उसका लगातार इलाज करें। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं उसके, ये देखने पड़ेंगे। तो रेगुलर पीरियोडिक चेकअप की ज़रूरत है। क्या लक्षण हैं जो शुरुआती क्या दिखाई देता है? हर उम्र के लक्षण अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चों में ऐसे झटका आ गया, इसको भी दौरा बोलते हैं, इसको मायोक्लोनिक जक्स बोलते हैं। और जो टिपिकल दौरे होते हैं जिसमें हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आती है, ऐसा हो गया, जीभ कट गई, पेशाब निकल गया, इस टाइप के दौरे तो ज़्यादातर तीमारदारों को पता होते हैं कि हाँ भाई दौरे हैं। लेकिन कई तरह के दौरे, कॉम्प्लेक्स टाइप के दौरे होते हैं जो मरीज़ कई जैसे बच्चे होते हैं, 4 से 8 साल के बच्चों में एक तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर्स। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, बात करते करते हाँ जी, यो भी एक दौरा है, इसको एक तरह का एब्सेंट सीजर बोलते हैं। ये एब्सेंट सीजर 80% डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आएगा, मरीज़ों को, तीमारदार को तो आएगा ही नहीं। इसकी स्पेशल टाइप की दवाई होती है। और जब मरीज़ को, ऐसे मरीज़ को बहुत तगड़ा वाला दौरा पड़ जाता है, तब मरीज़ आता है, फिर कहता है डॉक्टर साहब मरीज़ खो जाता है। क्लास में टीचर कहती है डॉक्टर साहब कि बच्चा बैठे बैठे लिखते लिखते गुम हो जाता है। ये इस टाइप के अटैक होते हैं, एक दिन में 20 बार, 40 बार, 50 बार, 30 बार हो रहे हैं। इग्नोर होते रहते हैं क्योंकि पता ही नहीं घर वालों को कि दौरा है। जब तगड़ा दौरा पड़ता है जब आते हैं। तो इस टाइप के दौरों के इलाज अलग है। एक तरह का होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, उसमें मरीज़ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करने लगता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते हाँ जी क्या हुआ, तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करता है वो, ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है उसका। और बिहेवियर चेंज हो आएगा, मरीज़ को कुछ पता नहीं, घर वालों को पता नहीं, मेरे को अटैक पड़ गया, आपको पता लग गया, पता नहीं। तो इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सीजर्स होते हैं जो रूटीन डॉक्टर मिस कर सकता है। आप डॉक्टर के जनरल डॉक्टर पे जा रहे, कमजोरी है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा ड्रामा कर रहा है, बच्चा मस्करी कर रहा है। और जब मेजर दौरा पड़ता है, जब मरीज़ भागते हैं। जेनेटिक केवल 2-4% मरीज़ों में जेनेटिक बीमारी होती है, 95% से ऊपर मरीज़ों में जेनेटिक नहीं होती।
डॉक्टर साहब बात की जाए रूट कॉज क्या है और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कितना इफेक्टिव है इसकी वजह मानी जा सकती है? देखिए रूट कॉज जो है, अगर एक तो होती है एपिलेप्सी ऑफ अननोन कॉज, जिसको हम इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। 70% मरीजों में होती है जिसमें कोई कॉज नहीं होता, इसमें केवल वोल्टेज ब्रेन में चल रही है, एकदम सडनली ब्रेन एक्टिवेट हुआ, मरीज दौरा पड़ गया। 30% मरीजों में दौरे के बहुत सारे कारण हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में चोट लग गई, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, बच्चा पैदा होते, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं तुरंत, तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। सो ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो बच्चे मेंटली सबनॉर्मल हैं, मानसिक रोग से कमज़ोर हैं, उनको दौरे पड़ते हैं। ब्रेन में चोट लग गया, इन्फेक्शन होना, रात बेरात जागना, क्रॉनिक अल्कोहलिक इंटेक, क्रॉनिक ड्रग इंटेक, और उनका सडन विड्रॉल। बहुत सारे मरीज कहते हैं कि दो बहुए रोज़ पीता है, घर वालों ने धमकाया, दारू छोड़ दी, 5वें दिन दौरा पड़ गया। तो सडन विड्रॉल ऑफ दी, नशे की कोई दवा हो इंक्लूडिंग अल्कोहल, सडन अल्कोहल विड्रॉल से भी दौरा पड़ जाता है। सर क्या अनिद्रा और तनाव भी एक कारण है? अनिद्रा बहुत कॉमन कॉज है। अनिद्रा से वैसे दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिसको दौरे पड़ते हैं, अगर वो रात बेरात जाग गया उसको दौरा। और बहुत सारी बीमारी तो ऐसी हैं, तो एक टाइप का दौरे होते हैं जिसको बोलते हैं मायोक्लिनिक एपिलेप्सी। वो अब मरीज दवा खा रहा है 2 साल से, ठीक है, उसकी शादी हुई, 2 रात जाग गया, अगले दिन दौरा पड़ गया। तो लैक ऑफ स्लीप इज़ ए वेरी इंड्यूसिंग एजेंट। जो हम मरीज़ का EEG करते हैं, कई बार करते हैं, नॉर्मल आता है, हम कहते हैं बेटा 2 दिन जाके रख, सोए मत, दवाई बंद कर दो, 2 दिन सोए मत, फिर करते हैं तो EEG में चेंज आते हैं। तो अनिद्रा इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे आजकल के कल्चर में, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में, फेसबुक में, रोज़ रात को आजकल के बच्चे 2 बजे तक जागते हैं, दोपहर को 2 बजे उठेंगे, 3 बजे तक जागते, सारी रात जाग रहे हैं विद बिना एनी कॉज के। पहले तो कहते थे चलो पार्टी है, शादी, इस बजे जग गए, अब तो सबकी शादी सारी फेसबुक पे हो रही है, रोज़ रात को 3 बजे तक जाग रहे हैं, दौर पड़ गए।